अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और देश की राजधानी में दिल्ली राज्य की सरकार के लिए वोट पड़ रहा है। जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं 5 बज गया है, 1 घंटे का मतदान और है शेष, और उसके बाद मिल्कीपुर में प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा और दिल्ली में कौन चलाएगा दिल्ली अगले 5 साल, इस बात का फैसला कैद हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा ईवीएम, और वो डिकोड होगा 8 तारीख को। लेकिन मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक मतदान में बुरके को लेकर हंगामा है एक सा। जगह जगह इस बात को लेकर राजनीतिक युद्ध दिखाई दिया बुरके को कि बुरके को हटाकर पहचान सुनिश्चित क्यों की जा रही है मतदाता की। और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने तमाम शिकायतें उछाली हैं। उसका कहना है कि अधिकारियों से मिलके फर्जी वोटिंग कराई गई। कुछ वीडियो अखिलेश यादव जी ने डाले अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से। एक व्यक्ति जिसको ये कहता हुआ दिखाया गया कि हमने 6 वोट डाले, उसी व्यक्ति ने बाद में आके कहा कि मीडिया ने गड़बड़ चला दिया, हमने तो ये कहा था हम हमारे साथ 6 लोग गए, हमारे परिवार के सबने वोट डाला। तो वो ऑपरेशन चल नहीं पाया। लेकिन तमाम शिकायतें हैं, हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली स्थिति है। क्या वोटिंग के दिन शिकायतें भी कुछ कहती हैं? क्या ज्यादा शिकायतें इस बात का की ओर इशारा करती हैं कि जो कमजोर विकेट पर होता है वो ज्यादा शिकायतें दर्ज करता है, और जिसको लगता है कि हम जीत रहे वो शिकायतों के चक्कर में नहीं पड़ता? ये भी धारणा है। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी धारणा है। अवधेश प्रसाद जी हनुमान चालीसा का पाठ आज करते हुए नजर आए। बेटा चुनाव लड़ रहा है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, पिता सांसद हैं, और मुश्किल ये है कि वो शपथ ले चुके हैं, सौगंध खा चुके हैं कि अगर मेरा बेटवा नहीं जीता तो मैं 8 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा लोकसभा की सदस्यता से। तो उनके लिए ईश्वर से 2 प्रार्थनाएं करनी जरूरी हैं, एक तो बेटा जीते और दूसरा मेरी सांसदी भी बचे। भारतीय जनता पार्टी का खेमा है जो कह रहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की शिकायतें राजनीति प्रेरित हैं। वहां का प्रशासन भी कह रहा है कि मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, निष्पक्ष ढंग से हुआ है। लेकिन फिर भी राजनीतिक अंताक्षरी जारी है। आखिर मिल्कीपुर का इतना शोर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर नाक का सवाल है, नाक की लड़ाई है। और लड़ाई जब नाक की हो जाए, और वो भी बड़ों के नाक की हो जाए, तो समझ लीजिए जमीन पर कितनी उत्तेजना होगी, कितना तनाव होगा। वही मिल्कीपुर में दिख रहा। 2 मॉडल हैं, एक घोसी का मॉडल है बाई इलेक्शन का, एक कुंदरकी का मॉडल है। एक में सपा जीती थी और एक में भाजपा इतना बुलंद जीती कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई कुंदरकी में। मिल्कीपुर कौन से रास्ते जाएगा? कुंदरकी वाले रास्ते जाएगा या घोसी वाले रास्ते जाएगा? इन दोनों का, जिनका मैंने जिक्र किया, इन दोनों का भी राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा गया। घोसी का भी राजनीतिक संदेश बड़ा था, लाउड था, व्यापक था।
और कुंदरकी का भी संदेश पूरे देश भर में गया। एक नई बहस शुरू होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा सकती है जिस इलाके में 65% से ज्यादा मुसलमान हो वोटर। और कुंदरकी में वो चमत्कार हुआ। जैसे घोसी में भाजपा के तमाम प्रयासों के बाद भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हरा दिया था, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। और कुंदरकी भी एक टर्निंग पॉइंट है। तो मिल्कीपुर किस रास्ते जाता दिख रहा है, आज समझने की ये कोशिश करेंगे कि मिल्कीपुर किस रास्ते जाता दिख रहा है, घोसी वाले रास्ते या कुंदरकी वाले रास्ते, किस रास्ते को जाता दिख रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। सबसे हॉट सीट बन चुकी मिल्कीपुर आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच ही गई। यानी तमाम दावों के दंगल में वार पलटवार के बीच मतदान हो गया। इसका रिजल्ट अब 8 फरवरी को आएगा, लेकिन दोनों दलों का जोश हाई है। देखिए, समाजवादी पक्ष में वोट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अराजक तत्व है जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। और यहाँ पुलिस प्रशासन जो लगी हुई है वो भी दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट ना पड़े। देखिए, हम समाजवादी की पूरी तैयारी है, सारे पोलिंग बूथ पे हम लोग की एजेंट है, लेकिन कुछ शिकायत मुझे मिल रही है कि वहाँ पे एजेंडों को बाहर रखा जा रहा है और मतदाताओं को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। वैसे तो मतदान शुरू होने के साथ ही सियासी घमासान भी बढ़ गया था। कहीं एजेंट पर सवाल तो कहीं बुर्के पर बवाल। अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद तक सपाई खेमे से तमाम लोग सुबह से ही सक्रिय दिखाई दिए। आरोप प्रत्यारोप के आगोश में मिल्कीपुर की चुनावी महाभारत खत्म हो गई। अब देखना होगा कि इस अग्नि परीक्षा में अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव पास हो पाते हैं या नहीं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी, फर्जी मतदान, बूथों की लूट, अफसरों को छूट, पीठासीन अधिकार की मिली भगत, इसके सब के बारे में हम बहुत बोल चुके हैं, कह चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जिलों के छठे छठाए गुंडे, अपराधी दर्जनों की तादाद में आए हैं हर बूथों पर। और जो मतदाता मर चुका है, जो बेटियां शादी होकर अपने ससुराल जा चुकी हैं, जो लोग प्रदेश में हैं, उनके सब के वोट को बाहरी लोगों के द्वारा हर बूथों पर डरवाया जा रहा है। मतदान शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग प्रभावी कार्रवाई करा रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें, और हो रहा है। सर, क्या कोई संवेदनशील या अति संवेदनशील क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई और नॉन CAPF मेजर्स हैं, वो उनको भी लगातार लिया गया। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर किसी मिशन से कम नहीं है, या यूं कहिए कि लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने का मौका है, जिसे सीएम योगी किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहते। सीएम योगी से लेकर मंत्रियों की टीम तक सभी माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे भी रहे हैं। ऐसे में चंद्रभानु पासवान से ज्यादा यहाँ योगी का इम्तिहान है। अखिलेश के PDA के मुकाबले योगी ने यहाँ हिंदुत्व के मुद्दे को भी धार दी। महाकुंभ के जरिए सीएम योगी ने अखिलेश यादव को खूब घेरा। अब ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि कौन सा मुद्दा धारदार रहा। क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार का बदला ले पाएगी? देखिए, मिल्कीपुर में जिस प्रकार का बढ़ा हुआ मतदान का प्रतिशत लगातार सामने आ रहा है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि लोग बिना किसी भय के, बिना किसी भेदभाव के निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में वोट डाल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, व्यवस्थित ढंग से हो रहा है
और लोग उसमें भाग ले रहे हैं। मुझको लगता है कि सामने हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रही है। बहरहाल पासी बनाम पासी प्रत्याशियों की लड़ाई में सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल है मिल्कीपुर का चुनाव। अब मतदान के साथ ही सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब सवाल यही है कि मिल्कीपुर पर हो गया मतदान, कौन पास करेगा इम्तिहान। सवाल ये भी कि मिल्कीपुर का संदेश कितनी दूर जाएगा। मिल्कीपुर बदलापुर बनेगा, घोसी बनेगा या कुंदरकी बनेगा, किस रास्ते जाएगा आखिर? आज यही बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मतदान ये जब तक हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होगा तब तक मतदान भी समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद केवल एक ही उत्सुकता, एक ही प्रश्न राजनीतिक गलियारों में कि मिल्कीपुर किस रास्ते जाता दिख रहा है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत स्वागत है। प्रेमकांत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेमकांत जी का बहुत बहुत स्वागत। प्रेमकांत जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर मनीष जी और फिर राजनीतिक मित्रों के पास। तीन चीजें दिखती हैं। एक तो बदलापुर का फ्रेज है कि बदला हो जाए मिल्कीपुर में। ये तो चलिए एक फ्रेज गढ़ा गया, बदलापुर सिनेमा से शायद। लेकिन दो बड़े उपचुनाव हुए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो नए पृष्ठ जोड़े। एक घोसी का बाई इलेक्शन था और एक कुंदरकी का बाई इलेक्शन था। दोनों की परिणामों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को मथ के रख दिया। मिल्कीपुर इन दोनों में किस रास्ते जाता दिख रहा है आपको, तिवारी जी? हाँ, ये प्रश्न थोड़ा आसान भी नहीं है और इसका उत्तर हम भी उतनी ही जिज्ञासा से तलाश रहे हैं। जटिल तो है, लेकिन मैं एक बात ये समझता हूँ कि देखना ये है कि वो जो बटोगे तो कटोगे के नारा सफल होता है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो नैरेटिव सफल होता है, या मिल्कीपुर, अयोध्या, फैजाबाद का जो लोकसभा में दृश्य था उसी परिपाटी को आगे फॉलो करता है। लेकिन मुझे तो एक बात नजर आ रही है कि इस बीच में बहुत सारा जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिहाज से एक बात जो आपने अभी थोड़ा सा विश्लेषण में अपने रूपरेखा में जो बात कही थी कि आमतौर से आरोप वो व्यक्ति ज्यादा लगाता है जो थोड़ा सा कमजोर पिच पर होता है। तो एक वो बात नजर आ रही है। जिस तरीके से मुझे ये लगा कि छोटी मोटी एक आध वो युवती वाली जो घटना हुई और उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवधेश प्रसाद रोए, फिर जनसभा में जो है वो रो पड़े अखिलेश यादव जी के साथ में थी। तो मुझे लगा कि रोना तो इतनी संवेदनशील ऐसी बात, लेकिन ये रोना कहीं न कहीं विशेष तौर से ये एक्टिंग करके हुए और लोगों को प्रभावित और आकर्षित करने का एक कहीं ये उपक्रम तो नहीं। मुझे ये बात नजर जी, ठीक बात है। मनीष जी, अवधेश जी और पूरी समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव जी, अवधेश जी ने तो कह दिया कोई लूट हो गई वोटों की, गुंडे आ गए बाहर से, छठे छठाए गुंडे आ गए और सब हाहाकार हो गया। ठीक इसी ढंग की चीज समाजवादी पार्टी ने भी की और अखिलेश जी ने भी आज कई ट्वीट किए इसी भाव के। ये समाजवादी पार्टी का ये अभियान क्या किसी मनोविज्ञान की ओर इशारा करता है? जी मनीष जी। अमिताभ जी, आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है। ये उसी मनोविज्ञान की तरफ इशारा करता है जो हम सब समझ रहे हैं। 3 बजे तक 57% मतदान हो चुका है। आज अवधेश प्रसाद जी ने हनुमान चालीसा का वीडियो रिकॉर्ड करके चलाने की कोशिश करी है, जो कि अयोध्या के सांसद होने के बाद अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए हैं और हर तरीके की गलती उन्हें गतिविधि इलेक्शन में लग रही है।
आप देखिए, मुझे लगता है पुनर्की जैसा इतिहास मिल्कीपुर भी लिखेगा और 8 तारीख के बाद से ये भी एक एनालिसिस का विषय होगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी जा रही है। तो चुनाव में इतनी अच्छी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम देखने को मिलती है। हमें लगता है शाम को 6 बजे तक का जो फिगर आएगा वो आश्चर्यचकित करने वाला होगा और उससे नतीजे अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप इस चीज को अगर हम इस तरीके से समझना चाहेंगे कि क्या 24 के बाद क्या बदलाव हुआ है, 24 जून के चुनाव के बाद से कैसे चीजें उत्तर प्रदेश में बदल रही है, चाहे वो इससे पहले का उपचुनाव हो, चाहे मिल्कीपुर का उपचुनाव हो, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद तो उत्तर प्रदेश में 27 का ही चुनाव होगा, उसके बीच में और कोई चुनाव की अभी गुंजाइश नहीं है। तो ये एक धारणा बता रही है कि जून में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई थी वो नैरेटिव अब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ, वो हरियाणा में नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश के बायफोर्स में नहीं हो रहा। जी ठीक बात मनीष जी। अशोक भाई के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले हनुमान चालीसा पर मुझे याद आ गया कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी संकट से छुड़ा लेंगे, ये उनका स्वभाव है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है अशोक भाई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम और वचन, मनसह वाचा कर्मणा, तीनों से विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए। अब ये बात तो ठीक ही है, बगल मंदिर, दुनिया करोड़ों लोग हो आए वहां, करोड़ों करोड़। क्या सांसद जी ज्यादा नहीं, ₹1.25 बतासे चढ़ा देते जाके। अच्छा लगता है लोगों को भाई हमारे सांसद आए, दुनिया भर से आदमी आ रहा है जहाज कर करके, क्या, और सिर पर पोटली रखे बाला अभी जा रहा है रामलला के दरबार। लेकिन सांसद जी ने कहा लेकिन चलो जब जागो तब सवेरा। आप मैं देख रहा हूं धूप बत्ती अगरबत्ती सब जलाई उन्होंने, और ये वीडियो बनवाया बाकायदा ताकि चुनाव के दिन इसका एक संदेश जाए। अशोक जी, आपकी तरफ से जो तमाम शिकायतें हुई हैं, क्या ये पेशबंदी है परिणाम के लिए? अमिताभ जी, ये पेशबंदी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पेशबंदी नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसको जो हुआ है नेचुरल हुआ है और नेचुरल ही दिखाया गया है। कोई अपने तरफ से मैनिपुलेटेड तो है नहीं। जो राम भंवर पांडे जो कह रहे हैं कि हमने 6 वोट मारा है, बड़े अच्छे अधिकारी थे, पीठासीन अधिकारी, लोग 6 वोट मारे है बाबू, बड़े आराम से मारे। ये कोई मैनिपुलेटेड तो था नहीं। या जो भारत समाचार वाले जो देखे कि करा कि भाई दूसरे का आधार कार्ड लेके वोट मारी आए, इस तरह से न जाने कितने चीज इंसिडेंट हुए हैं। और एक बूथ का जो ऑडियो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को भेजा, जो ऊपर से लखनऊ से पार्टी कार्यालय से बोला जा रहा है कि जो टारगेट था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें। तो इसमें कोई पेशबंदी आप इसको कह सकते हैं, आप फ्री है कुछ भी करने के लिए, लेकिन हमारी तरफ से पेशबंदी नहीं है। ये चेहरा दिखा रहे थे हम चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग किस स्तर तक पंगु बन गया है। और दूसरी बात आपने कहा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और अवधेश प्रसाद जी अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, तुलसी बाबा लिख गए। तो जो माननीय मोदी जी, हाँ जी जी जी, तो जो माननीय मोदी जी जो आज डुबकी लगाए हैं, ये मन क्रम वचन ध्यान से लगाए हैं या चुनावी डुबकी लगाए हैं? ये देखिए, बचपन में 90 के दशक में हम लोग टीवी पे देखते थे, रामायण वगैरह आता था तो एक हाजमोला का विज्ञापन आता था। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, कपिल देव जी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हाजमोला सर। तो उसी तरह का हाजमोला सर वाली कहानी है जो माननीय मोदी जी आज 11वीं बार जो डुबकी लगाए, ये जनता के समझ में नहीं आया। अब मोदी जी कितना हाजमोला देंगे जनता को? भाई देख लो, हम आस्था की डुबकी लगाए हैं, लेकिन जनता को कितना हाजमोला मोदी जी देंगे? हाजमोला सर जनता नहीं लेने के लिए तैयार है, हाजमोला सर, क्योंकि जानती है कि 11वीं बार चुनाव के दिन डुबकी लगाए हैं मोदी जी। आप इस बात को विशेष रूप से मैं बता रहा हूं कि चुनावी डुबकी 11वीं बार लगाए मोदी जी। और इसके पहले आपने देखा वो जो केदारनाथ की गुफा में जो ऐसे करके ध्यान वाली मुद्रा मोदी जी की थी, आपने देखा होगा। और वो मुद्रा पहली बार विश्व ने देखा कि लाइट कैमरा एक्शन के साथ माननीय मोदी जी केदारनाथ की इतनी ऊंची गुफा में चले गए ध्यान लगाने। हम लोग तो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि सर अगली बार जब सेशन में बोलिएगा तो जरूर इस बात का आप उल्लेख करिएगा कि ऑस्कर के जो लोग हैं वो माननीय मोदी जी के लिए एक पुरस्कार जरूर देंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ये पुरस्कार उनको मिलना चाहिए भाई। हम लोग विपक्ष के होके भी मांग करेंगे उनके लिए ऑस्कर से, अमिताभ जी। तो इस तरह का अभिनय और इस तरह की आस्था
माननीय मोदी जी लगा करके सोच रहे हैं कि इसका अच्छा पॉजिटिव संदेश चला जाए। हमारे अवधेश प्रसाद जी तो अपने घर में कम से कम अगरबत्ती सुलगाए, हनुमान जी को पूजा किए, जो भी नेचुरल करते आए हैं। कोई ऐसा नहीं बनावटी किए हैं चुनाव के दिन, वो नेचुरल करते आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी की 11वीं डुबकी जरूर वचन ध्यान को लावे पे थोड़ा सा है जी। बिल्कुल अशोक भाई, दो बातें कह के ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। सारी राजनीति एक तरफ, सपा भाजपा प्रहार करे, भाजपा सपा करे, वो आपका काम है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता अशोक भाई कि जो स्वाभाविक तौर पर हनुमान भक्त हो और उसके घर में रामलला का 500 वर्ष की संघर्ष के बाद मंदिर बन जाए। क्या अयोध्या उनका घर है अवधेश प्रसाद का, और वो आदमी एक गेंदे की माला लेके अभी तक नहीं जा पाया। उसको हनुमान भक्त नहीं कह सकते, बाकी वो कुछ भी हो सकते हैं। जिनके हृदय में राघवेंद्र सरकार और माता जानकी विराजमान हो, हनुमान जी वो है अशोक जी हम लोगों की भारतीय जीवन पद्धति में। राम भक्त हो सकता मंदिर देर से जाए, लेकिन हनुमान भक्त तो रह ही नहीं सकता अपने आराध्य को के दर्शन किए बिना। अभी तो सांसद थे, पुलिस वाले भी सब जानते हैं, इनके साथ खुद पुलिस है, आराम से जाके दर्शन कर सकते थे। इनकी क्या समस्या थी? कांधे पे बोरी, कपारे पे बोरा लेके भी आदमी दर्शन कर रहा है। ये तो सांसद जी हैं। तो खैर, और एक बात आई फोटो की। भैया देखो अशोक जी, फोटो का जमाना है, सब खिंचा रहे, कौन नहीं खिंचा रहा? नहाने की फोटो, धोने की फोटो सब, और बाकी नहीं खिंचा रहे? बताओ, खिंचा रहे ना? कोई तो खींचता है। रात में भी नहाए आदमी गंगा, फिर भी फोटो आ रही है, तो कोई तो खींच होगा ना उस वक्त, नहीं? कपड़े वाले भी फोटो खिंचा रहे, बिना कपड़े वाले भी खिंचा रहे, नहीं अशोक जी? अब फोटो तो फोटो है, सब खिंचा रहे। अवधेश जी ने भी आखिर किसी बाल बच्चे से कहा होगा कि बेटा इसका वीडियो बना के डाल दो? नहीं। पूजा रोज करते हैं, लेकिन आज कहा होगा स्पेशली बड़ा अच्छा वीडियो लेना, लाइट वगैरह रहे, है ना, ऐसा ना हो कि ब्लर हो जाए। तो ठीक है, अच्छी बात है। ओपी सिंह जी, ये तो खैर चलिए हाथ से हो गया। बड़ा राजनीतिक प्रश्न ये कि समाजवादी पार्टी ने एक ये भूमिका, एक ये नैरेटिव सेट कर दिया मतदान समाप्त होने से कुछ देर पहले कि वहाँ पर मिल्कीपुर में बूथ लूटे गए, फर्जी मतदान हुआ और सब कुछ गड़बड़ हो गया चुनाव में, और बाहर के गुंडों ने चुनाव हाईजैक कर लिया, ताकि परिणाम अगर कुछ इधर उधर भी आए तो एक अपना नैरेटिव रहे कि हम पहले बताए थे। लेकिन ये नैरेटिव उनका है कि नहीं है वो जाने, पर भारतीय जनता पार्टी को इसका उत्तर जरूर राजनीतिक तौर पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्योंकि उसकी सरकार है। और समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ने अधिकारियों को बाध्य किया कि वो फर्जी वोटिंग में सहयोग करें। ओपी सिंह जी, अखिलेश यादव जी कोई नया आरोप नहीं लगा रहे हैं। वो 2017 से जब से चुनाव हारे, जितने भी चुनाव हुए, आप एक भी चुनाव उठा के आप देख डालिए जिसमें उन्होंने आरोप न लगाया। लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 2017 से आज तक जितने भी चुनाव इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हुए, सब निष्पक्ष, और ये उससे बड़ी बात यह है कि सब शांतिपूर्ण माहौल में हुए। और 2024 का जो परिणाम है उसको तो लेके समाजवादी पार्टी बल्ले बल्ले है। उसमें तो नहीं कहा कि ईवीएम, डीएम, प्रशासन, सत्ता, सरकार, उसमें तो प्रयोग नहीं हुआ। 37 जीते, हम 33 जीते, हमारी तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी, हम तो हार गए। और आरोप लगाने वाले ने तो आरोप 2022 में जब चुनाव हारा तो यहां तक लगा दिया कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग ही भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख होते हैं, वो सबसे निचले स्तर का कार्य करते हैं, उससे मिलकर के 20-20 हजार यादवों और मुसलमानों का वोट कटवा। कुंदरकी में जहां 65% मुसलमान हैं,
वहां हारने के बाद कहा कि वोटों की लूट हो गई। अरे भाई, चुनाव में आपके भी तो एजेंट होंगे, कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, आपके पदाधिकारी, कुछ तो वीडियो आप जारी करते कि लूट कहाँ हुई, कहाँ हुआ। अब आप देखिए 2-3 आरोप लगे हैं और ये कोई नया आरोप नहीं है, ये सब घिसा पिटा आरोप। पहला तो ये कि मुसलमान की जो महिलाएं हैं उनके बुरके उठा के देखे जा रहे हैं। मतलब आईडी लेकर जाइए लेकिन आईडी का मिलान मत करें। हमारी जब 4 बार सरकार थी तो एक कौम को छूट थी कि अगर हिंदू कौम की महिलाएं जाएं तो उनका बाकायदे घूंघट उठा करके आईडी से मिलान करो। लेकिन अगर मुसलमान के घर की महिलाएं जाएं तो उनका घूंघट न उठाओ, क्योंकि उससे इस्लाम खतरे में पड़ जाए। घूंघट उठाओ, बस ऐसे आईडी देखो, चेक करो और कह दो हाँ ठीक है, फातिमा देवी जाइए, वोट डालिए। आपका कोई चेक नहीं हो क्योंकि आप जो है बुरके वाली। और आपने नहीं देखा आज दिन भर दिल्ली में कोहराम मचा है। क्यों मचा है कि एक विधानसभा क्षेत्र में विवाद इस बात का है कि आईडी का मिलान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठा करके मिलाया जा रहा है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी बवाल कर रही है, क्यों बुर्का उठाया जा रहा है। यह तो मुसलमानों के इस्लाम के साथ खिलवाड़ है। दूसरा आरोप, पुलिस प्रशासन हमारे मतदाताओं को भगा रहे हैं, उनकी आईडी चेक करें। एक भी वीडियो समाजवादी पार्टी दिखा दे तो मैं जानू। आप ये बताइए, जो एजेंट होते हैं उनकी जो आईडी चेक होती है, पुलिस विभाग खुद चेक करती है, पीठासीन अधिकारी चेक करता, पुलिस भी करता। हाँ, आप अशोक यादव के एजेंट हैं, कृपया बताइए कहाँ आपका। लेकिन मतदाताओं को नहीं। पुलिस का काम है शांत प्रिय तरीके से मतदान आप करिए। और आपने देखा कि मुल्कीपुर में जो सुबह से शाम तक अब तक जो चैनल पर दिखाया गया, कहीं किसी प्रकार का कोई भगदड़ नहीं मचा। हाँ, लेकिन इस बीच में कुछ राजनीतिक चीजों को लेकर के हलचल है। जैसे कि आज 5 तारीख को वोट पड़ रहा है, तो पहले से प्रस्तावित मोदी जी क्यों गए इलाहाबाद प्रयागराज में डुबकी लगाने? अरे भाई, वो तो गए थे 24 फरवरी 2019 को भी डुबकी लगाने गए थे। एक और इसके पहले आपके डिबेट पर मैंने देखा था, जिस दिन बजट पेश हुआ था, हम लोग थे, तो विपक्षी दल ने कहा कि आफ्ताब जी ये बताइए कि ये जो बजट पेश किया गया है आज, वो जो है दिल्ली और अगले 1 साल बाद बिहार के चुनाव को देखते हुए ये जो है ये बजट पेश किया। आप बताइए, ये बजट राष्ट्र के लिए होता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, नैनीताल और कुंदरकी और मिल्कीपुर को लेकर के होता है? बजट तो पूरे देश को लेकर होता है ना, पूरी देश की संरचना, पूरी देश के विकास। अब मोदी जी क्यों गए, इस पर ऑब्जेक्शन है। लेकिन अवधेश प्रसाद जो कथित अयोध्या नरेश है, अयोध्या नरेश कर रहे थे ना इसके पहले लोग, अयोध्या नरेश, वो अयोध्या नरेश इसलिए नहीं गए, तो उन्होंने एक दिया बयान कि मेरा मन करता है जाने का, लेकिन जिस पार्टी में हूं और ईडी गठबंधन में हूं, उसका पूरे बड़े नेताओं का खानदान 1947 से आज तक गया नहीं, तो मैं जाकर के मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को क्यों चोट पहुंचाऊं? मान लो मैं चला गया और मिल्कीपुर का मुसलमान नाराज हो गया, तो मैं क्या करूं? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक नहीं गए, उनके पिता नहीं गए, और उनके पिता आपने तो देखा है, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने अर्पणा, शायद मैं भूल रहा हूं, अर्पणा यादव के चुनाव प्रचार में कहा कि मुसलमानों, मैं आपको खुश करने के लिए मैंने गोली चलवाई है, और इसमें 16 नहीं 60 भी हिंदू मर जाते तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको दुखी, आपको संतुष्ट नहीं दे। तो जिस पार्टी की नींव ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण पर है, वो भला कैसे जाए? वो कहां जाएंगे? ओपी जी, अभी रुकना होगा। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं प्रेम जी और मनीष जी के पास जरूर। अशोक यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक प्रश्न मेरा भी है कि बुर्के को प्रिविलेज क्यों मिले? बुर्के का वाली महिला का आधार कार्ड और उसका चेहरा मैच क्यों नहीं होना चाहिए? तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां स्त्री को अपना चेहरा दिखाना, पर आधार कार्ड बनवाते तो भी चेहरा वो दिखाया जाता है। बैंक में केवाईसी करवाने जाती तो चेहरा नहीं दिखाती है। पासपोर्ट
में चेहरा नहीं दिखता? दिखता है। एयरपोर्ट पर बिना चेहरा दिखाए पास हो सकती? नहीं। चुनाव में क्यों बवाल होता? बोले है लाहौल विलाकुबत, चेहरा देख लिया, बोला गुड्डू आ जाओ धरना देंगे। क्यों? ये कहां लिखा कि चेहरा नहीं देखा जाएगा? कानून कहता है कि व्यक्ति के आधार के पहचान पत्र और उसके चेहरे की मिलान हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, पीडीए हो, नॉन पीडीए हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, इससे क्या फर्क पड़ता है अशोक भाई? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपकी बात को का मैं समर्थन कर रहा हूं, और ये नियम भी है कि चेहरा दिखाया जाता है। सवाल ये उठता है कहां और किसको। वहीं पे जैसे ही आपने नियम की बात किया, वहीं दूसरा सवाल खड़ा होता है कहां पर और किसको। चेहरा देखने का और आइडेंटिफाई, उनकी आइडेंटिटी चेक करने का बिल्कुल अधिकार है। वो बूथ के अंदर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके चैम्बर में, जो बूथ पे जब महिला या पुरुष जो भी वोट देने जाता है, तो वहां पे महिलाओं की भी ड्यूटी रहती है, पुरुषों की भी ड्यूटी रहती है। तो वहां बूथ के अंदर आप आइडेंटिफाई करिए, कौन मना करता है। लेकिन जैसे आप पोलिंग कैंपस के अंदर अगर कोई महिला आती है और पुलिस वाला उठा के बुर्का चेक करेगा, तो वो थोड़ा आपत्तिजनक बात है। अशोक जी एक निवेदन करूं, अशोक भाई एक निवेदन करूं, एक मिनट ओबी सिंह, एक निवेदन करूं। एयरपोर्ट पर रजिया जाए, क्या शकीला जाए, सीआईएसएफ का जवान जैसे मीरा का चेहरा देखेगा वैसे ही रजिया का देखेगा, वहां आपत्ति नहीं चलती क्या? या तो चेहरा दिखाओ या वापस लौट जाओ टैक्सी करके, ऑटो करके। नहीं, वहां तो ये नहीं चल सकता कि हम पीडीए से हैं इसलिए चेहरा नहीं दिखाएंगे, नहीं चल सकता ना। अमिताभ जी देखिए, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, और ये बताइए कि एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ी लागू रहता है। वहां पे तो सीआईएसएफ सिक्योरिटी का कोड लगता है, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी का कोड अलग है, वहां का रूलिंग अलग है, बूथ की रूलिंग अलग है। तो बूथ की रूलिंग का कंपैरिजन एयरपोर्ट से करेंगे और एयरपोर्ट की रूलिंग का कंपैरिजन आप बूथ से करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। तो जो बूथ का नियम जहां पे वहां पे अशोक भाई नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि सुबह मैंने ऐसे कुछ ट्वीट्स देखे जिसमें ये कहा गया कि उनके धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है जानबूझकर। मतदान अधिकारी उनका बुर्का हटा के उनकी पहचान सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक, तो धार्मिक आस्था तो मिल्कीपुर में भी आहत होगी और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जो चेहरा जहां दिखेगा भैया धार्मिक आस्था आहत हो जाएगी। नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता सोमवार को धार्मिक आस्था दूसरी और मंगल को दूसरी और मिल्कीपुर में दूसरी और एयरपोर्ट पर तीसरी, ऐसा तो हो नहीं सकता। विशेष चुनाव और नॉन चुनाव ही नहीं, चेहरा दिखाने में सब जगह चेहरा दिखा रहे हैं, वहां क्या आपत्ति है? उसमें जब मतदान, मैंने जो विषय देखा उसमें था कि मतदान अधिकारी चेहरा देख रहे हैं और उनको भयाक्रांत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस अपने आप में एक अलग विषय है, और वो विषय है भी, ऐसा नहीं कि विषय निष्प्रभावी है, वो विषय है। लेकिन जो नियम है, नियम उससे बड़ा है। नियम तो सबके लिए है, यूनिवर्सल नियम होता है। तो जो नियम है, जो रूलिंग है चुनाव आयोग की, वो रूलिंग वो बूथ के अंदर तो फॉलो हो ही रहा है, उसका विरोध कहाँ कोई कर रहा है। बूथ के अंदर महिला अधिकारी है, वो सारी महिलाओं का, चाहे वो घूंघट में है महिला, उसका भी उठा के चेहरा देखती है, जो बुर्के में है महिला उसकी भी जो उठा के चेहरा देखती है। तो महिला अधिकारी जो कि इलेक्शन कमीशन जिसको परमिट करता है उस हिसाब से देखता है, उसके लिए कहाँ कोई विरोध करता है। ठीक, अशोक भाई जहां तक मेरी जानकारी है मतदान अधिकारी में ये शायद ऐसा भेद नहीं है कि नहीं महिला अधिकारी ही महिला वोटर से बात करेगी, ऐसा भेद नहीं है जहां तक मेरी समझ कहती। हो सकता हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैंने तो ऐसा हो नहीं सकता। आपकी बात को मैं नहीं काट रहा हूं, लेकिन जो मैंने अभी तक अपने जीवन में जो मैंने वोट दिए हैं, जब जब मैं बूथ पे गया हूं, हर बूथ पर 1 या 2 महिला अधिकारी जरूर रहती है। लेकिन मैंने कहा ये मैंडेटरी नहीं है कि महिला ही महिला को देखे, ये मैंडेटरी नहीं है। नहीं, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सद्भाव है, देख ले। लेकिन मुझे लगता है वो ओपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं उधर जाना चाहता हूँ मनीष जी और प्रेमकांत जी के पास जल्दी से। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये अशोक यादव जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, क्यों उलझा रहे हैं? पहले चीज तो अवतार जी ने ये कहा कि आप बैंक जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, पासबुक जाते हैं, तो वहां आप दिखाते थे ना, दिखाते। बवाल कहां से ये लोग खड़ा कर रहे हैं? मैं बहुत कम समय लूंगा। नंबर एक की बूथ के अंदर जाए तो ये निश्चित करिए कि महिला अधिकारी ही शकीला बानो का चेहरा देखे, पुरुष न देखे।
ये भैया कहाँ का नियम है? हिंदू महिला का पुरुष देख सकता है, और एक नया नियमावली निकाली है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि जब शकीला बानो बूथ के अंदर जाए तो कोई पुरुष मिलान न करे आईडी से, वो शकीला बानो को महिला करे, और उसके बाद एक और पिटीशन दाखिल करिए कि शकीला बानो का जो है वो चेहरा कोई मुस्लिम महिला ही देखेगी, वरना इस्लाम। देखिए मैं 100 बात की एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। हर चुनाव में ये बात उठाती है विपक्ष, जानते हैं क्यों? शुरू से मुसलमान भाइयों, भाई जानो, एक हो जाओ, देखो तुम्हारे इस्लाम के मुताबिक तुम्हारा कोई जो है वो न करे। मैंने सवाल उठाया कि हमारी मुस्लिम महिलाओं का कोई चेहरा न देखे, कोई न उठाए। हिंदू के लिए कभी किसी विपक्षी दल को सिंह जी अभी रुकना होगा, अब रुकना, मैं प्रेमकांत जी और मनीष जी के पास चलूंगा, अभी रुकना होगा। हिंदू महिला लड़की ठीक है, बहू हो, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। प्रेमकांत जी, मेरा प्रश्न वही, विपक्षी दल का नेता अगर महिला का चेहरा न देखा जाए, ठीक है, ओपी सिंह जी रुकना। प्रेमकांत जी, अगर महिला का चेहरा महिला मतदान अधिकारी ही देखे, वो थोड़ा तंजानिया, ये 50% महिला है, एक कानून एक नियम चलेगा। और जो इलेक्शन में ड्यूटी लगती है उसमें 50% महिलाएं नहीं होती हैं क्या? उसमें 5% 10% मैक्सिमम महिला होती है क्या? तो बाकी महिलाओं के चेहरे कैसे देखे जाएंगे फिर? बिल्कुल, ये असूर्य पश्या नारी का काल तो है नहीं, ये तो 2025 है। अच्छा, जमाने भर में चेहरा दिख रहा है, रील में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है? शादी ब्याह में नाचने गाने में दिख रहा है, बैंक में दिख रहा है, पोस्ट ऑफिस में दिख रहा है, पेंशन लेने जा रहे तो दिख रहा है, राशन वाले के यहाँ दिख रहा है। अब तो राशन में भी केवाईसी है, बिल्कुल बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस में भी है। लेकिन यहाँ करोगे तो घल्लू घारा कर देंगे, बोले धर्म खतरे में, आ जाओ। तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो महिलाएं भी बिना के लिए समस्या हो जाएगी। या फिर चुनाव आयोग अगर मान लीजिए किसी जिले में 3 लाख की वोट मतदाता समूह है किसी विधानसभा में, तो उसमें 1,40,000 या 1,55,000 के बीच में महिला होगी, ऐसे पुरुष होंगे, ठीक? तो उनके लिए तो फिर चुनाव आयोग को जितने पुरुष मतदान अधिकारी रखने होंगे उतने महिला रखने होंगे, नहीं तो बड़ा संकट हो जाएगा तिवारी। और ये मसला इसलिए गंभीर है, ये मिल्कीपुर से लेके और मुस्तफाबाद तक ये इशू उठ रहा है दिल्ली के। इसीलिए मैं आपको मुझे एक शेर सुनाना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया इत्तेफाक से कि अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर डिस्कशन किया जाना चाहिए, वो डिस्कशन डिजर्व करते हैं। खौफे फसादे खल्क से नागुफ्ता रह गए, दुनिया में फसाद हो जाएगा उस पर बहस चालू करने, इसी लिहाज से उन पे बहस ही नहीं की गई। तो सवाल एक ये है कि भाई क्या जो मतदाता पहचान पत्र है वो बुर्के के साथ में हुई या चेहरा दिख रहा था? तो फिर आपको क्या दिक्कत है? एयरपोर्ट हो या पासपोर्ट का मसला हो या बैंक का मसला हो, पेंशन का मसला हो या लाभार्थी राशन का हो, उद्देश्य तो एक ही है कि चेहरे की पहचान सुनिश्चित हो सके, सीधी सी बात एक ये है। तो उसमें अगर एक सही मौके पर सही जगह पर कोई सही अधिकारी पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुर्का उठवाना चाह रहा तो उसमें क्या दिक्कत है? और इसमें औरत और पुरुष जो है वो ना देख पाए, ये कौन सी संकीर्णता वाली बात है भाई? तो इसी लिहाज से इनसे ऊपर उठने। मनीष अग्रवाल जी, मैं 2 उदाहरण रखता हूँ स्पेसिफिक। जमीन जायदाद दुकान मकान की रजिस्ट्री कराने जाओ, वहां महिला नहीं होती है। अशोक भाई इसको नोट किया जाए, वहां महिला नहीं बैठी होती, वो कहती है सब हटाओ और कैमरा बीच में खड़े हो, इधर नहीं, इधर बीच में आओ और पास आओ, हैं? फिर देखता, फिर कंप्यूटर बटन दबा देता, तब फोटो खींचती है। आपका नाम सईदा बानो हो या शकुंतला हो, इससे कोई डैम फर्क नहीं, ठीक? स्कूटी चलानी हो चाहे चलाना हो ट्रक, लाइसेंस बनवाने जाओ वहां भी यही होता है क्या? पुरुष है वो सब देख रहा है और फोटो दर्ज कर रहा है आपकी, तभी ना होता है। वहां इस्लाम खतरे में नहीं अमिताभ, चुनाव होगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा क्या? इस्लाम भी चुनाव देखकर ही खतरे में आता है, बाकी जगह फ्री है, कहता है अभी खतरा नहीं, चुनाव आएगा तो खतरा आएगा।
धार्मिक भावनाएं जो अमिताभ जी, हैं इस्लाम वो चुनाव में ही आहत क्यों होती हैं? अमिताभ जी, इस्लाम का असली उपयोग चुनाव के वक्त ही राजनीतिक पार्टियां करती है, इसलिए सिर्फ यहीं पे आहत होती है, बाकी जगह वो उपयोग नहीं करती। निकाह भी बुर्का पहन के नहीं होता है, उसमें लोगों को दावत के लिए भी बुलाया जाता है, हजारों आदमियों को इकट्ठा भी करा जाता है, वहां पे कोई परहेज नहीं होता। लेकिन जब चुनाव में वोट डालना है तभी सिर्फ ये परहेज ध्यान आता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इसको एक चुनावी मुद्दा बना रखा है। और मुझे ऐसा लगता है, आपकी नॉलेज में मुझसे कहीं ज्यादा होगा, कि पहले इस तरीके से चुनाव प्रभावित भी करा जाता था, आज वो चुनाव प्रभावित नहीं करा जा रहा। हम लोग इतनी योजनाओं की भारत कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जितनी भी योजनाएं आती हैं उसका भारत में हर जाति हर वर्ग समान रूप से लाभ लेता है, और वहां पे जाने का कोई परहेज नहीं करता कि मैं किस धर्म से हूँ, मेरी आस्था क्या है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, जल्दी से जल्दी मिले, सब लोग ये कोशिश करते हैं। और जब मताधिकार का प्रयोग करना होता है तभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठाती हैं, उसके अलावा साल में या कभी भी ये राजनीतिक मुद्दा सुनाई में नहीं आता। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ वोट डालते वक्त खतरे में होता है, क्योंकि ये निर्धारित करना होता है कि ये वोट हमारे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। बाकी टाइम इस्लाम को पूरी छूट होती है कि लोग उसको जैसे चाहे फॉलो करें, जैसे चाहे मनाए। और राजनीतिक पार्टियों को यह ध्यान रखना होगा कि अब ये मुद्दे बहुत दिन तक नहीं चलते हैं, इतने रिपरकशन के बाद भी नहीं चलते। अभी मैं दिल्ली की एक चीज देख रहा था, जहाँ पे 40% मुस्लिम आबादी और 65% वोटिंग हो चुकी है अब तक। तो वो सब मताधिकार जो है हमें बताएंगे 8 तारीख को कि कहाँ पे क्या फर्क उससे आ रहा है। जी अशोक भाई, 9 सीटों पर चुनाव हुआ था तब भी ये मसला उठा, लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी ये मसला उठा, हर चुनाव में ये मसला उठता है कि इस्लाम खतरे में है, बेअदबी हो रही है इस्लाम के साथ। औरत का चेहरा देखे, दुनिया भर में चेहरा दिखा रहे हैं, वोट डालने जाएंगे तो फिर रूठ जाएंगे, बोला अरे भाई कोई घर का मामला थोड़ी नहीं कि गुड्डू के अब भाई देखेंगे चेहरा, चुनाव है भैया, या तो चेहरा दिखाने पड़ेगा, नहीं या तो वोट ना डालो, और वोट डालोगे तो चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि काजी लाके बैठाएंगे, काजी साहब देख के वेरीफाई कर देंगे, या अलग से आड़ बनाओ। वोट डालने के लिए आड़ बनी है, चेहरा दिखाने के लिए तो आड़ नहीं बनी, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। नहीं, वोट के लिए पर्दा है, चेहरे के लिए पर्दा कानून ने नहीं रखा। अशोक भाई, अमिताभ जी, आपने कई बार कहा कि चुनाव में इस्लाम खतरे में बताया जाता है, लेकिन हमने या जनता में ये परसेप्शन है कि चुनाव में कभी भी ये बात नहीं फैलाई जाती है कि इस्लाम खतरे में, बल्कि कुछ जो सनातन और हिंदुत्व के व्यापार करने वाले संगठन हैं, पार्टियां हैं, वो इस बात को जरूर प्रचारित और प्रसारित करती हैं कि हिंदू तो खतरे में है, हिंदू तो खतरे में है। तो जो व्यापारी लोग हैं सनातन के और हिंदुत्व के, ये जब सत्ता में आते हैं तो क्या खतरे में हो जाता है? आरक्षण खतरे में हो जाता है, नौकरियां खतरे में हो जाती हैं, शिक्षा महंगी हो जाती है वो खतरे में हो जाती है, किसानों का भविष्य खतरे में हो जाते हैं। तो ये टाइम टाइम पे चीजें खतरे में आती हैं। इतना दिन तक मुगल सैकड़ों साल तक हमारा देश मुसलमान शासकों के अधीन रहा, लेकिन तब हिंदू तो खतरे में नहीं आया। चुनाव से ठीक पहले बटोगे कटोगे, कहीं ऐसे व्यापारी लोग आते हैं और व्यापार करने हिंदुत्व के सनातन के, वो प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन जनता भी जान गई है कि चुनाव में जो हिंदू तो खतरे में बताया जाता है, ये सिर्फ पीडीए के लोगों को ठगने के लिए, छात्रों को ठगने के लिए, किसानों को ठगने के लिए, कुछ खतरे में नहीं होता, इनकी सत्ता खतरे में होती है। दूसरी बात, हमारे ओपी सिंह जी ने कहा कि 2022 के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ये इतनी सीट जीत गए, तब नहीं प्रशासन पे आरोप लगाए। अरे आप भी पत्रकार रहे हैं ओपी सिंह जी, और आप बड़े पत्रकार रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि उपचुनाव और जनरल चुनाव में क्या डिफरेंस होता है? ये तो मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं मुझे कि उपचुनाव और जनरल चुनाव में क्या अंतर होता है। तो अब इसमें जब आपको ये अंतर पता है कि उपचुनाव और आम चुनाव में क्या अंतर होता है, तो फिर आपका ये सवाल निष्प्रभावी हो जाता है कि जो उस चुनाव में तो आपने इतनी सीटें जीत गए, इस चुनाव में आप कर रहे हैं कि ये बात है। और तीसरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आपने कहा कि मोदी जी का प्रोग्राम तो प्रस्तावित था, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमेशा, मैं 11वीं बार बता रहा हूं, आप गूगल कर लीजिएगा, कहीं सर्च कर लीजिएगा, 11वीं बार ऐसा मोदी जी का प्रोग्राम प्रस्तावित हुआ है जो चुनाव के दिन उन्होंने तीर्थाटन किया है। चुनाव के दिन कहीं चुनाव हो रहा तो उसके बगल वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाएंगे, ध्यान लगा लेंगे,
कहीं चुनाव हो रहा 2019 में, मैं देख रहा था अभी 19 मई 2019 को मैंने आपको चर्चा किया था कि केदारनाथ की गुफा में चले गए थे, ध्यान मुद्रा में लाइट कैमरा एक्शन था। तो ये चुनाव के ही साथ उनका संजोग बैठता है, ये प्रयोग है, संजोग है या क्या है, ये तो वही बताएंगे, उनका संगठन बताएगा। जी ठीक है। एक जानकारी मैं दे दूं, सबके लिए अच्छी जानकारी है, चुनाव तो आते आते रहेंगे। 77 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला किया तो वो कुंभ नहाने आई चुनाव से पहले। क्या भारत में भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री को कुंभ नहाना ही चाहिए? क्यों नहीं नहाना चाहिए? मैं तो कहता हूं नहाना ही चाहिए। इंदिरा गांधी से लेकर मोदी के बीच में प्रधानमंत्री रहते हुए कोई नहीं नहाया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भारत के लोक मंगल का, भारत के लोक जीवन का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक समागम, जो विश्व में ऐसा कोई दूसरा इसके समतुल्य नहीं, वह भारत की जनता के वोट से चुनने जाने वाला प्रधानमंत्री वहां जाकर माथा क्यों नहीं टेके? टेकना चाहिए, ये अच्छी बात है। लोकतंत्र का मतलब क्या? लोक की भावना का सम्मान। लोक स्वामी है और बाकी लोग लोक सेवक हैं। स्वामी केवल लोक है, बाकी सब सेवक। हम चाकर रघुवीर के। रघुवीर कौन है? वो भारत के 150 करोड़ जनता है। नेता भी लोक सेवक है अशोक भाई, अधिकारी भी लोक सेवक है। और हमने तो संविधान में लिख दिया लोक सेवक शब्द, ताकि किसी को मुगालता ना हो। तो सेवक को अपने मालिक लोक की भावनाओं के साथ चलना ही चाहिए, ये अच्छी बात है। ओपी सिंह जी, कई आरोप लगाए अशोक जी ने, रिस्पॉन्ड करिए। अमिताभ जी, एक अशोक यादव जी ने इस देश की सारी विपक्षी पार्टियां इस समय एक आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करने लगी है। कहाँ मंदिर, कहाँ मस्जिद, क्यों निकलने लगे 150 साल बाद, 50 साल बाद भोलेनाथ बाबा कहीं निकल रहे हैं, कहीं बनारस में निकल रहे हैं, कहीं संभल में निकल रहे हैं, कहीं काम। ये पहले क्यों नहीं निकलते थे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ये भगवान लोग अचानक प्रकट क्यों होने लगे? दो बातें बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, हिंदू और उसकी जो सनातन धर्म है उसके साथ है, खुलेआम है। नंबर एक, ये यहाँ का हिंदू जाग चुका है। ये अशोक यादव भी जाग चुके हैं, लेकिन अब ये अपनी पार्टी से बंधे हुए इसलिए डिबेट पर नहीं जागेंगे। ये भी जाग चुके हैं हिंदुत्व को लेकर। अपने घर चर्चा करते होंगे कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है गलत हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है गलत हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है गलत हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है गलत हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है गलत। और ये मोदी और योगी ये 80% के साथ क्यों खड़े हो गए भाई? ये हिंदू जाग क्यों गया? भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हिंदू क्यों जागा? भारतीय जनता पार्टी के राज में ही राम मंदिर क्यों बना? भारतीय जनता पार्टी के राज में ही काशी, मथुरा और सारे अयोध्या का जो है ये कायाकल्प सुंदरता क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही काशी में, अयोध्या में, प्रयाग में और जहां जहां देवी देवता हैं, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी और भक्त आ रहे हैं, देश से नहीं विदेश से आ रहे हैं। क्यों ये पर्यटन केंद्र भारतीय जनता पार्टी के बन गया? क्यों यहाँ पर जो है पूरी दुनिया में ये मानचित्र पर आ गया काशी, मथुरा और ये सारी अयोध्या? ये इनको प्रॉब्लम है। इनका आप देखिए लड़ाई इसमें है कि कौन हिंदुओं को गाली देगा, बढ़ चढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, क्योंकि भाईजान का वोट बढ़ते न पाओ। आपने देखा कई मामले में, इसी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश में ये होड़ चली थी कि पहले तुम कि पहले हम, पहले तुम बाजी मारोगे मुसलमानों के पहले हम। आपने देखा होगा वीडियो में कल देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। एक घटना घटी, घटना किसी के साथ, किसी सरकार में। अवधेश प्रसाद जी रो रहे थे, बोले कि एक दलित बेटी के साथ ऐसा हो। लेकिन उस वीडियो को भी देखा हूं जब निषाद की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और हंसते हुए कहा ये मोहित खान कब से हमारी पार्टी में है? ये नहीं है, मैं इसको कोई जानता उनता नहीं, ये रेप क्या हुआ इसके में कोई लेना देना नहीं। तब तक अखिलेश जी ने कहा इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए।
तरह तरह की बातों का नहीं चलेगा और जनता इसको समझ चुकी। दूसरी बात, आज जो समाजवादी पार्टी सरकार सवाल खड़ा कर रही है, इनकी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो ये सब तो होता नहीं रहा होगा। पुलिस जो है आईडी चेक नहीं करती रहेगी, शांति व्यवस्था नहीं लागू करती होगी, अतीक अहमद और मुख्तार की तरह छूट होगी, खुलेआम जीर पर भाईजान चले, पुलिस पीछे पीछे, भाईजान आगे आगे, ऑटो की मऊ में और प्रयागराज में लूट, वो नहीं हो पाएगी जी, वो नहीं हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आप चाहते हैं। और कौन सी अशोक यादव, आप कोई बच्चे तो हैं नहीं, क्या आपकी सरकार 4 बार थी तो वहां आईडी का मिलान नहीं होता था, वहां पुलिस तैनात नहीं होती थी, वहां ये सारी चुनाव आयोग की व्यवस्था नहीं थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा कोई ऐसा चुनाव बताइए जिसमें आपने चुनाव आयोग पर सवाल न खड़ा किया हो। 2024 लोकसभा में उत्तर प्रदेश में आपने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, न ईवीएम पर। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, अब समय कम है, अब ठीक है ओपी भाई, आ गई बात, आ गई। मैंने भी 2-3 दिन पहले भी कहा था कि जिस ईवीएम के गर्भ से करहल का जनादेश निकलता है, उसी ईवीएम के गर्भ से कुंदरकी का जनादेश निकलता है। एक जनादेश पवित्र और दूसरा अपवित्र, ये कहना लोकतंत्र के मूल भाव का निषेध करना है, लोकतंत्र की अवमानना है। या तो सब खारिज, ये सब पुण्य, ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा, पंक्ति भेद नहीं चल सकता। कैसे कोई कह सकता है कि बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी, ये झवरिया बैठ गए क्या? नहीं, जनता ने जनादेश दिया इसलिए बैठे हैं। सबका जनादेश बराबर पवित्र होता है, बराबर। मुझसे कोई गंगा में खड़े होकर ये कहे कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो जो जनादेश मिला वो पवित्र था, मोदी जब बने मोदी जी तो जनादेश अपवित्र था, मैं उसकी बात को नहीं स्वीकार कर सकता, वो मानसिक विकृति है। नेहरू जी इसी देश के वोट से प्रधानमंत्री बने तो भली भला, अटल बिहारी वाजपेयी बने तो बोले क्यों बने? अरे आपकी कृपा पर है कोई क्या? देश की कृपा से, देश के प्रसाद से आदमी बनता है। जिस वोट से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, जिस वोट से अखिलेश जी की सरकार बहुमत की सरकार रही, जिस वोट से कांग्रेस की 40 साल उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, नारायण दत्त जी आखिरी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, जिस वोट से मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार चला के आई, उसी वोट से योगी आदित्यनाथ सरकार में है। वो सरकार बड़ी ज्यादा ताकतवर हुई, छोटी हो जाएगी क्या? नहीं ना, एक ही वोट से जन्मी है सर हर सरकार, इसलिए मेरे लिए हर सरकार, हर जनादेश बराबर पवित्र। और दूसरी बात हमारे भाई अशोक जी ने कही, उसमें मैं असहमत हूं बड़ी विनम्रता के साथ। उन्होंने कहा कि 1000 साल गुलामी में रहे फिर भी हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। नहीं, हिंदुत्व खतरे में आया, बार बार आया। हिंदुत्व ने अब अपमान सहा, हिंदुत्व ने पीड़ा सही है, हिंदुत्व ने अपनी हृदय पर घाव झेले हैं, घाव मित्र घाव। सरलीकरण मत करिए। किसने कह दिया कि हिंदुत्व का अपमान नहीं हुआ? हिंदुत्व संकट में रहा है, उसके फेफड़े चौंक रहे हैं मित्र। जब कोई लुटेरा जाकर तक्षशिला में आग लगा देता है, वहां की लाइब्रेरी को फूंक देता है। जब कोई आक्रांता जाकर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर ध्वस्त कर देता है, कोई आक्रांता जाकर सोमनाथ में महादेव का मंदिर ध्वस्त कर देता है, कोई आक्रांता जाकर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को अपवित्र कर देता है और वहां कृष्ण भगवान की मूर्ति निकालकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करवा देता है। इससे ज्यादा अपमानजनक हिंदुत्व का अपमान कब होगा? अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मीर बांकी ने 3 गुंबद खड़े कर दिए। वो अयोध्या पर 3 गुंबद नहीं खड़े हुए थे, वो भारत की आत्मा पर लात रखकर खड़े होने का दुस्साहस किया गया था। वो भारत की आत्मा को कलंकित करने की कोशिश की गई थी।
इसलिए अयोध्या विशिष्ट है कि हमने 500 साल के प्रतीक्षा और संघर्ष काल के बाद वहां जय घोष हुआ भारत की चेतना का, और भगवान रामलला विराजित हुए नव्य दिव्य भव्य मंदिर में। इसलिए अशोक भाई, मैं निवेदन करूंगा आगे से ये बात नहीं कही जाए। ये भारत के मन को चुभती है, ये तथ्यों के साथ नाइंसाफी है। हम उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं लुटेरों को कि नहीं बहुत भले लोग थे, हैं? नहीं भाई, वो दुष्ट थे, क्रूर थे, आक्रांता थे, भारत की आत्मा को घायल करने आए थे। उनको सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, दिया जा सकता। भारत की आत्मा का प्रतीक ऐसा कोई आध्यात्मिक प्रतीक नहीं था जहां उन्होंने अपनी कुदृष्टि नहीं डाली। संभल में जो कुछ हो रहा है वो एक दिन का मसला नहीं है, वो प्रकटीकरण है। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, मंदिर छोड़कर जाना पड़ा इसी देश में। आप कल्पना कर सकते हैं, एक बात कहता हूं फिर बात समाप्त कर दूंगा। अशोक भाई, बात अच्छी लगे तो मुस्कुरा दीजिएगा, बोलिएगा नहीं, हम समझ जाएंगे कि आपका हृदय क्या कह रहा है। बोलने में बाध्यता हो सकती मान लीजिए पार्टियों की। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, थियोक्रेटिक देश तो है नहीं, धर्म आधारित राज्य, हम भी लोकतांत्रिक हैं। क्या अमेरिका में ऐसा हो सकता है कि किसी को चर्च बंद करके अपना सामान सट्टा उठा के ईसाई क्रिश्चियन को भागना पड़े? है 500-700 किलोमीटर दूर भाग के जाके जान बचाए? नहीं ना। अब उसके ऊपर मूत्रालय बन जाए, कूड़ा घर बन जाए? नहीं ना। कोई कर सकता है? नहीं। भारत में कर सकते हो। मदनपुरा में क्या हुआ था? कूड़ा घर बना दिया था कि नहीं? किसने बनाया? महादेव के सिर पर कूड़ा किसने डाला? जहां शिवलिंग, वहां भजू हो रहा। भजू का मतलब क्या? वहां कुल्ला कर रहे हो, महादेव पर कुल्ला कर रहे हो, जिन पर हम अपने प्राण निछावर करते हैं भारत के लोग। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, राजनीति हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता, उनको प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जा सकता कि 1000 साल की गुलामी में भारत का मूल भाव खतरे में नहीं आया। भारत का मूल भाव अपमानित हुआ, खतरे में रहा, पीड़ा झेली, दंश झेली। मैंने शायद पहले भी कहा है, अब ये देवोत्थान का काल है। पार्टी कोई जीते कोई हारे, चुनाव कोई जीते कोई हारे, तिवारी जी, लेकिन भारत की सांस्कृतिक चेतना का ये सूर्योदय काल है। इसका स्वागत हमको सबको करना चाहिए, क्योंकि ये चेतना सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में नहीं बटी, ये भारत की सामूहिक चेतना है। इसका स्वागत करिए दोनों बाहें फैलाकर। उसी में राम जन्मभूमि पर मंदिर है, उसी में कुंभ है, उसी में काशी विश्वनाथ का सौंदर्यीकरण है, उसी में विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी का सुंदरीकरण है, और उसी में संभल में हरिहर मंदिर का प्रकटीकरण है। ये सब उसी सूर्योदय का काल है। इसका स्वागत करिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।